आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट दिनेश गौतम। नमस्कार। आइए आपको दिखाऊं आज क्या है प्राइम एट 4 में। खास प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे शोपियां में कल मारे गए आतंकियों से कैसे हथियारों का जखीरा मिला है। मतलब ये भी कुछ करने वाले थे, ये इतना बड़ा जखीरा था, ये कई दिनों तक लड़ सकते थे। बताऊंगा आपको इस बारे में पूरी खबर। ये भी कि पाकिस्तान के ड्रोन के लिए एक और हथियार भारत का तैयार हो गया है, भारत का भार्गवास्त्र। इसकी खासियत क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि जब भीड़ का गुस्सा आक्रोश के तौर पर बाहर आता है तो क्या होता है, यहां हुई क्या थी घटना बताऊंगा। इसके अलावा आगरा की स्टोरी दिखाऊंगा जहां छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। कल सुरक्षा बलों ने शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया था और अब सर्च के बाद इस इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। हथियार इतना कि आतंकी कई दिनों तक सेना से लड़ सकते थे, लेकिन सेना ने कुछ ही घंटों में इनका सफाया कर दिया। जंगल में सर्च के बाद आतंकियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। इसमें AK-47 राइफल, मैगजीन, ग्रेनेड, आईडी बॉम्ब के साथ साथ AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस मिले। इतना ही नहीं, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। न सिर्फ आप इनके पास देख रहे हैं इंडियन करेंसी, बल्कि इनके पास से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 2 AK-47 राइफल्स, मैगजीन्स, ग्रेनेड्स के साथ साथ जो बाकी सामान है उससे बरामद किया गया है। कल सुबह जो है सुरक्षा बलों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी कि लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के शोपियां केलर फॉरेस्ट एरिया में हैं और उसी सटीक इंफॉर्मेशन पर जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। पहले आतंकवादी की पहचान शाहिद कुट्टी के तौर पर हुई है और शाहिद कुट्टी लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था, काफी समय से सक्रिय था और कई आतंक गतिविधियों में जो है शामिल था और उससे सुरक्षा बलों ने सफलता के साथ मार गिराया है। उसके साथ 2 आतंकवादी अदनान शफी, जबकि तीसरे की पहचान अभी होना बाकी है, उसके मार गिराया है। 2 AK-47 राइफल्स जो है वो उनके कब्जे से मिली हैं, ये जैकेट्स मिले हैं, ये खाने पीने की चीजें मिली हैं। इसके साथ साथ जो मैगजीन्स है बड़ी मात्रा में वो जब्त की गई है। इसके साथ साथ ये गोलियों का अंबार आप देखेंगे, ये वो गोलियां हैं जो ब्लड प्रूफ को भी पार कर सकती है, गाड़ियों को नुकसान कर सकती है, जैकेट्स को क्रॉस कर सकती हैं और जो है नुकसान पहुंचा सकती है। ये पावर बैंक है जिसका इस्तेमाल आतंकवादी जो है जंगलों में रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है इस ऑपरेशन के दौरान मिली हैं। इसके साथ साथ आप देखिए ये चिट्टे जो हैं ये यहाँ पर मिली हैं और इसमें जो है वो जानकारी दी गई है कि जो है किस तरीके से खाने पीने की चीजों का जो है वो हिसाब रखा गया है। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आतंकवादियों के कब्जे से मिली है। ये 3 ग्रेनेड्स हैं, इसके साथ साथ करेंसी है, ये आधार कार्ड है शाहिद कुट्टे का जो कि ऑपरेशनल कमांडर था और काफी समय से ये सक्रिय था दक्षिण कश्मीर के शोपियां में, कुलगाम और पुलवामा में और लगातार जो गतिविधियां हो रही थी, आतंकी गतिविधियां हो रही थी उसमें शामिल था। तो बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों ने जो है ये हथियार और गोला बारूद जब्त किया। भारत ने एक और एंटी ड्रोन सिस्टम का कामयाब परीक्षण किया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को भार्गवास्त्र नाम दिया गया है। आप जानते हैं भारत के मनीषियों ऋषियों के नाम पर इन अस्त्रों के नाम कई रखे जा रहे हैं, उनमें से एक ऋषि भार्गव। खास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बेहद कम कीमत पर बनाया है। इस सिस्टम में एक बेहद छोटा रॉकेट लगा होता है जो किसी भी कम दूरी पर उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। और खास बात यह है कि 2 सेकंड में ये 2 रॉकेट फायर करने में कामयाब होता है। फिलहाल इसका टेस्ट चल रहा है और जल्द ही भारतीय सेना को इसे दिया जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं इस बार ही भारत ने दिखा दिया कि हम एयर डिफेंस के मामले में 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं और भार्गवास्त्र मिल जाने के बाद तो फिर आप समझ सकते हैं हमारा आसमान और कितना सुरक्षित हो जाएगा। दरअसल ड्रोन के खिलाफ इस घातक सिस्टम का नाम परशुराम के अस्त्र भार्गव अस्त्र के नाम पर भी दिया गया है। मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम माइक्रो मिसाइल टेक्निक का इस्तेमाल एक साथ ड्रोन के ग्रुप से, स्वामिंग ड्रोन से निपटने में भी ये कामयाब है और 6 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके मार गिराएगा। ड्रोन के खिलाफ इसको सबसे मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है और ये मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी
लॉन्च किया जा सकता है, पोर्टेबल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। और आगे आपको दिखाऊंगा आगरा में महादंगल, लेकिन पहले देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसे मिली बुलेट प्रूफ कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्री अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे। इतना ही नहीं, उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहले से ही Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। उन्होंने भारत के 92वें CJI के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें कि जस्टिस गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में इलाकों का नाम बदलने के चीन के बेतुके कोशिशों को खारिज कर दिया है। भारत की तरफ से चीन को करारा जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के फालतू प्रयासों से सच्चाई नहीं बदल सकती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन भारतीय सेना अब भी पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार चुस्त और दुरुस्त है। इसी के चलते LOC के इलाकों की घेराबंदी कर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई जिंदा बम शेल मिले हैं, जिसे डिफ्यूज किया जा रहा है। साथ ही हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक हादसा हो गया, जहां एक बड़ा पेड़ गिरने से कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। जानकारी के मुताबिक आंधी की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। इस दौरान बिजली का खंभा भी गिर गया। आज सुबह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जबकि देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 23 मई तक चलने वाली 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत मंगलवार से हुई। इसके अलावा हरियाणा, गोवा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ से हमारे संवाददाता विनोद ने आपके लिए ये तस्वीरें जुटाई हैं और ये रिपोर्ट भेजी है। आज लखनऊ में 5 कैलाश मार्ग जो सीएम आवास है वहां से यात्रा निकली और देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो बाकी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और 5 KD पर देखिए किस तरीके से जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ से निकल रही है। बड़ी संख्या में बच्चे जो है हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और ये यात्रा जो है वो अब यहाँ 5 KD से निकलेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, पूरे देश में जो जवान हैं हमारे उनके लिए सम्मान है और उस सम्मान को ज्ञापित करने के लिए, सम्मान लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की जो है यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तमाम स्कूली बच्चे इसमें शामिल हैं, अलग अलग समाज। आप लोग कहाँ से हो? एलमाइटी मॉन्टेसरी। सॉरी, एलमाइटी मॉन्टेसरी। क्या कहाँ जा रहे हो आप लोग? 10-90। कहाँ से हो? मैं ऑलमाइटी से। क्या बताया कि आप लोग क्या करना है? हम लोग को नारे लगाना है। अच्छा मैडम, आप लोग ये जो आज यात्रा निकल रही है, क्या आपको कितना जोश है बच्चों में इसको लेकर? बच्चों के मन में बहुत ज्यादा जोश है। बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी सेना का पूरा सपोर्ट करें और अपने देश के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चले। आज बच्चे देखिए पूरे जोश में आपको यहाँ देख। तो ये देखिए किस तरह से तस्वीरें जो है सेना ने दम झोंका है, आतंकियों को ठोका है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, आपको लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में, सम्मान होना चाहिए? देश में जाना चाहिए। पूरी देश की जनता 140 करोड़ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। और तिरंगा यात्रा निकालते समय सीएम योगी ने कहा कि जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को औकात बता दी। 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके DGMO ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया।
जो हमारे जाबाज सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसका हम सलाम करते हैं। वो पिछले करीब 21 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। कांस्टेबल पूर्णम कुमार सुबह 10:30 बजे वतन वापस लौटे और उनसे अब भारत की अथॉरिटीज ये जान रही हैं कि उनके साथ क्या क्या किया गया, क्या सलूक किया गया। लेकिन बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार पाकिस्तान पहुंचे कैसे और फिर यह वापसी मुमकिन कैसे हुई, मौजूदा हालात में वो भी, ये जरा आप जान लीजिए। पूर्णम कुमार 21 दिन बाद भारत वापस आए हैं। 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूर्णम कुमार को हिरासत में ले लिया था। उन्हें फिरोजपुर बॉर्डर से पकड़ा गया था। जवान पूर्णम कुमार पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर गलती से सरहद लांघकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। उन्हें रिहा करवाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों की तरफ से कई बार पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की गई। पूर्णम कुमार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और फिरोजपुर बॉर्डर पर उनकी तैनाती है। पूर्णम कुमार की वापसी पर उनकी पत्नी ने क्या कहा, यह भी आप जरूर सुनिए। आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से हेड कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने और लीबिया में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। त्रिपोली में सुरक्षा प्रमुख की हत्या के बाद सड़कों पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं और इस वजह से राजधानी त्रिपोली में हालात, मजीठा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा अब 23 हो गया है। अस्पताल में जो लोग दाखिल हैं उनमें से 10 में से 5 की हालत बेहद गंभीर है और डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया था। लेकिन सवाल यह है कि अवैध तरीके से शराब बनाने के लिए एथेनॉल मजीठा तक कहां से पहुंचा और जिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है वो रैकेट का हिस्सा है, लेकिन बगैर प्रशासन की मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में एथेनॉल का यहां पहुंचना एक सवाल फिर भी बना हुआ है। अमृतसर जिले के मजीठा गांव में जहरीली शराब पीने से अब लोगों की मौतों की जो संख्या है वो 23 पहुंच चुकी है। इस समय भी 10 के करीब लोग जो है वो अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। अगर मैं इस गांव की बात करूं, जिस समय मजीठा गांव में जहां पे मैं मौजूद हूं, बरिया कलां, यहां के 5 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। अभी भी 2 लोग अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस परिवारों से ये लोग जो है वो ताल्लुक रखते हैं। बीमारों में से 5 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम जो है बड़ी मशक्कत कर रही है इस समय उन्हें बचाने के लिए। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर करीब 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि आगे की भी कनेक्शन होने के आरोपियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की गाज जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर जो है वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक स्थानीय मजीठा डीएसपी, आबकारी विभाग के ईटीओ और इंस्पेक्टर को निलंबित किया जा चुका है। मृतकों में बंगाली कलां, मराड़ी कलां, पातालपुरी, थ्रियवाल, तलवंडी, खुमन और करनाला के लोग भी शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन जो है वो हरकत में आई है और पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अभी तक 10 लोगों की बैठक जारी है। दिल्ली हेडक्वार्टर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, जयराम रमेश, पवन खेरा। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद देश की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा हो रही है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत भी की है। क्या कहा है उन्होंने, बताएंगी रंजीता, हमारी संवाददाता। बताइए रंजीता। दिनेश, देखिए सीज फायर की घोषणा के बाद भले ही बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन देश के अंदर तनाव की स्थिति है। पॉलिटिकली बड़े डेवलपमेंट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सरकार पर आक्रामक दिख रही है। वो कह रही है कि 2 देशों के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसमें तीसरा देश कैसे कूदा और उस पर सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, स्पेशल सेशन की मांग और इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे
हुए हैं। प्रियंका गांधी यहाँ आई हुई है, वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में इस बाबत भी चर्चा की जाएगी कि अब आगे की क्या रणनीति होगी और सरकार को किस तरह से इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस जो है वो मांगेगी। ये कहीं न कहीं एक बड़ा डेवलपमेंट कांग्रेस की तरफ से मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते। रंजीता, बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी मदाखलत कैसे हुई इसमें, ये इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी मतलब सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में है और इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भर के भारतीय जाते हैं, जिसके कारण से इन दोनों देशों को बड़ी आय होती है और यात्रा का बहिष्कार भी होगा और इनकी वो आय जो भारतीयों से मिलते हैं वो बंद होगी। भारत का तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार तो होता है, साथ ही पर्यटन भी दोनों देशों की कमाई का एक बड़ा जरिया है और भारतीय टूरिस्ट इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। असल में तुर्की और अजरबैजान को भारत से बड़ा टूरिज्म बिजनेस मिलता है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसलिए दोनों देशों का बॉयकॉट जरूरी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ये मुहिम है। टूरिस्ट को तुर्की अजरबैजान नहीं जाने की अपील की जा रही है। साल 2024 में 3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए थे। तुर्की को सालाना $219.6 मिलियन का बिजनेस मिलता है। 2024 में 2.5 लाख भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए थे। अजरबैजान को $308 मिलियन का बिजनेस मिला। भारत से कमाए रुपयों से ड्रोन बनाकर तुर्की ने पाकिस्तान को बेचे, ये समझा जा रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इन देशों पर कम से कम यहां घूमने के लिए आप मत जाइए। और यूपी में मिलावटखोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी में मिलावटखोरी सामाजिक अपराध माना जाएगा। योगी ने कहा है मिलावटखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मिलावट करने वालों की चौराहों पर तस्वीरें लगेंगी। यूपी में मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी इसको लेकर सख्त हैं। कहा है कि मिलावटखोरी करने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने मिलावटखोरी करने वालों को लेकर क्या आदेश जारी किए हैं, महत्वपूर्ण है वो जानना। यूपी में मिलावटखोरों की अब कोई जगह नहीं होगी, इस बात को अंडरलाइन किया गया है। मिलावट करते हुए पकड़े गए तो चौराहों पर तस्वीरें लगाई जाएंगी। तेल, घी, मसाला, दूध और पनीर की जांच होगी। नकली दवा बेचने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी और मिलावट को लेकर मतलब शुद्धता को लेकर जीरो टॉलरेंस। दस्तावेज अवैध तरीके से रह रहे थे ये बांग्लादेशी। 148 बांग्लादेशियों को पहचाना गया और उनको अब बंगाल डिपोर्ट किया गया है। अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाने वाला है। भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन हो रहा है। आज जोधपुर से 148 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया गया। जोधपुर एयरबेस से पहले इन्हें पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है और फिर वहां से इन्हें बांग्लादेश के लिए भेजा जाएगा। ये लोग बिना दस्तावेज भारत में घुसे थे और स्लम एरियाज में खुद को छिपाए हुए थे। हिंदुस्तान अब अवैध बांग्लादेशियों की शरण स्थली नहीं बनेगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से केंद्र सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की शिनाख्त कर उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में जुट गई है। राजस्थान से करीब 1008 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जो कि नकली दस्तावेजों के साथ यहां पर रह रहे थे। बुधवार को जोधपुर में करीब 148 बांग्लादेशियों को सीकर पुलिस लेकर पहुंची, जिन्हें जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से पश्चिम बंगाल के लिए विशेष सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। यह कार्रवाई न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये दिखाती है कि हिंदुस्तान की केंद्र सरकार अब सीमाओं और सुरक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।